प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पहले हमने संधि का एक वीडियो बनाया, उसके अंदर हमने पढ़ाया था स्वर संधि, जो कि क्लास 9th के लिए थी। वो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास 9th और 10th दोनों क्लासों के लिए है। और ये संधि है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम पहले व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा क्या है ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसका स्वर संधि के नाम से वो वीडियो बना हुआ है। उसके अंदर आप संधि की परिभाषा इत्यादि सब कुछ जान सकते हैं। देखिए, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन संधि का मतलब होता है कि दो व्यंजनों के बीच में संधि होना व्यंजन संधि कहलाती है। 9th और 10th क्लास के अंदर दो संधियां हैं आपके सिलेबस में। एक तो है जसत्व संधि और दूसरी है, जो कि हम बाद में अभी पढ़ाएंगे, कि प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश होना। तो हम पहले पढ़ते हैं जसत्व संधि। इस संधि में प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। इसे हम सामान्य भाषा में ये बात भी कहते हैं कि जो वर्ग का प्रथम वर्ण है उसकी जगह पर तीसरा वर्ण आदेश होना। अब परिभाषा देखिए, यदि पूर्व पदांत किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, यदि पूर्व पदांत यानी पहले प्लस के पहले, यानी यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह इससे पहले ये है पूर्व पद, यानी इस साइड में जो रहता है प्लस के, इसको हम बोलते हैं पूर्व पद। पूर्व पदांत यानी पद के अंत में, यानी पद का अंत कहाँ है? यहाँ पर च क प त क त, ये हो गया पूर्व पदांत। तो यदि पूर्व पदांत किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो तथा उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व या कोई स्वर हो, तो प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये वर्ग क्या है, ये वर्ग होता क्या है? तो हम इस वर्ग के बारे में आपको, पहले मैं वर्ग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने व्यंजन लिख रखे हैं क ख ग ग ङ, यहाँ से लेकर के ज्ञ से ज्ञानी तक। ये जो तीन वर्ण हैं, ये क्ष त्र ज्ञ, ये मिश्रित वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा पांच पांच वर्ण, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, त की लाइन में भी 5 और प की लाइन में भी 5। तो ये है वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब ये होता है एक समूह। यानी क वर्ग का मतलब क्या है? क से लेके ङ तक। च वर्ग का मतलब क्या है? च से लेकर के य तक। ट वर्ग का मतलब क्या है? ट से लेकर के ण तक। त वर्ग का मतलब क्या है? त थ द ध न यानी न तक। प वर्ग का मतलब प फ ब भ म यानी म तक। इसके बाद में ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वर्ग नहीं कहलाते हैं और ये मिश्रित वर्ण कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी वर्ग क्या होते हैं। संस्कृत के अंदर 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब यहाँ पे देखिए अच प्लस अंत। अब देखिए, हमारा नियम है कि पूर्व पदांत किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी च हमारा प्रथम वर्ण हो गया। उसके बाद में कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व या फिर कोई स्वर, यानी या फिर कोई स्वर। यहाँ पे स्वर है अपने पास अ, तो च जो है, इस च की जगह पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। यानी च की लाइन के अंदर हम बोलते हैं तो च, छ और ज, ये तीसरा वर्ण हो गया। ये तीसरा वर्ण इस वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाता है, यानी अजंत बन जाएगा। वाक प्लस ईश, क है तो क का तीसरा वर्ण क्या हो गया? क, ख और ग, यानी घ जो है ये क का तीसरा वर्ण हो गया। क ख ग ग ng 5 वर्ण होते हैं, तो घ तीसरा वर्ण हो गया। यानी क के जगह पे तीसरा वर्ण घ आदेश हो जाएगा, वागीश बन जाएगा। सुप प्लस अंत, सुबंत। जगत प्लस ईश, जगदीश। यानी त थ द, यानी त के जगह पे द आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी संधि जसत्व संधि कहलाती है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण
भी कहते हैं। इतना इसमें ध्यान रखना है कि पहले वाले वर्ण के स्थान पर आपको तीसरा वर्ण आदेश करना है। अब यहां पर देखिए अगली संधि है प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण करना। यदि पूर्व पदांत वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यानी 5 वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि वर्ग के पदांत पूर्व पदांत वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी मान लीजिए यहां पर क है, ये प्लस से जस्ट पहले क है, यानी ये क्या हो गया हमारे वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया। और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यानी प्लस के इस साइड में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर यानी ङ, य, ण, न या फिर म, इन 5 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आता है, कोई सा भी एक वर्ण आ जाएगा तो इस क का यानी प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी यहां पर यदि क है तो इसी का 5वां अक्षर हो जाएगा क, ख, ग, घ, ङ, यानी ये अक्षर हो जाएगा। यदि यहां पर च है तो च, छ, झ, झ, य, ये हो जाएगा। यदि यहां पर प है तो प, फ, ब, भ, म, ये म हो जाएगा। अब यहां पे देखिए उदाहरण के रूप में बताता हूं आपको मैं, सत प्लस नाम। अब सत यानी पूर्व पद के अंत में क्या है त, ये अंत में हो गया, और इसके बाद में क्या है न, यानी यहां पर पंचम वर्ण आ गया न, तो जो ये त है इसी का 5वां अक्षर हो जाएगा न, यानी सन्नाम। सत प्लस मति, अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर त है तो इसी वर्ग का यहां पे आना चाहिए। यहां पे देखिए यहां पे त है परंतु यहां पे पंचम वर्ण कौन सा हुआ, प के लाइन का हो गया यानी म, तब भी वो चलेगा। यहाँ पे कोई सा भी वर्ग का किसी भी वर्ग का कोई सा भी 5वां वर्ण यहाँ पर आ सकता है। सत प्लस ना मति, तो यहाँ पे त की जगह क्या हो जाएगा 5वां वर्ण न हो जाएगा, सन्मति हो जाएगा। वाक प्लस मयम वांगमयम, यानी क ख ङ हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार से लिखा जाता है ङ 5वां वर्ण ये ऐसे। षट प्लस नवति षणवति, अब ये ण क्यों हो जाता है, ये ण जो हो या नाम का ण, ये नाम लिखा हुआ था बाद में, यहाँ पे देखिए ये न लिखा था या ये नाम लिखा हुआ है, तो इस न को ण क्यों होता है। एक सूत्र है जहां पर रसाभ्याम नोण, र या श आता है किसी भी वर्ड किसी भी शब्द के अंदर, इनमें से एक भी अक्षर आता है तो आगे लिखा हुआ जो न है उस न को ण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास र या श, अब यहाँ पे देखिए श जब अलग था तो न हो गया, जिसे श का हमने संधि की तो श से हमने यहाँ पे न बना दिया। यहाँ पर भी यही समस्या यही बात है कि श है तो अलग है तो यहाँ पे नाम हो गया, और जैसे हमने श का संधि किया तो इसी न का ण बन गया और इसलिए ये क्षण नाम हो गया। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि आपके क्लास 9th और 10th के अंदर दोनों में ही उत्व और सत्व संधि है। 9th में उत्व संधि है और 10th के अंदर उत्व और सत्व दोनों संधियां हैं। तो उत्व संधि पढ़ते हैं पहले। यदि विसर्ग से पहले अ हो, यानी ये विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले अ, यानी इस न के अंदर जो अ है वो अ, यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में अ, जैसे यहाँ पे ये अ है, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग को उ हो जाता है, यानी ये जो विसर्ग है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा उ हो जाएगा, तथा उत्तर पद में स्थित अ को अवग्रह हो जाएगा। इंग्लिश का जो एस होता है ऐसा यदि हम लिखते हैं तो उसको संस्कृत के अंदर हम बोलते हैं अवग्रह, यानी ये जो एस है ये है अवग्रह और इसकी साउंड अ की ही निकलती है। मनः प्लस हरह मनोहरः, अब यहाँ पे देखिए मनः प्लस हरह, हमने यहाँ पे लिखा मनः प्लस हरह, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का हमने कर दिया उ, और न का जो अंतिम अक्षर अ है, यहाँ पर अ है अंतिम अक्षर, न के अंदर अ मिला हुआ था, तो इस अ को और इस उ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। एक बार इसको ध्यान से सुन देखिएगा। यदि मैंने यहाँ पे लिखा ये मनः प्लस हरह, ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए ये ओ कैसे आता है। मनः का अंतिम अक्षर है
न, और न का अंतिम अक्षर क्या है? अ। अब इस विसर्ग का हमने क्या किया था? यहाँ पर ऊ कर दिया। ऊ किया तो यहाँ पर ये अ और ऊ दोनों आ गई, क्योंकि इस विसर्ग का हमने ऊ किया और इसका जो अ है वो भी यहाँ पर है, तो अ और ऊ दोनों आया। तो एक स्वर संधि हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि के अंदर, 9th क्लास के अंदर आती है ये, कि अ और ऊ को हम मिलाएंगे तो ओ बन जाता है। इसलिए यहाँ पे ये जब हम इसको संधि करेंगे तो ये बन जाएगा मनोहरः। ये ओ कैसे बना? क्योंकि विसर्ग का हमने ऊ बनाया, ऊ का इस न के अंदर जो अ है उससे हम जब संधि करेंगे तो ये ऊ गुण संधि बन जाती है, और गुण संधि के अंदर ओ हो जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसके, यशा प्लस गानम यशो गानम, यानी विसर्ग है, विसर्ग का ऊ बनाया, ऊ को हमने अ से जब इसका संधि किया तो गुण संधि हो गई ओ, और यशो गानम। प्रथमो प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, सह प्लस अपि सो अपि। यहाँ पे जो एस है ये अवग्रह, इसकी साउंड जो है वो अ की निकलती है, अ को हमने यहाँ पे छुपा रखा है। देवा प्लस गच्छति देवो गच्छति। अब आती है सत्व संधि। सत्व संधि क्या कहती है? यदि विसर्ग के बाद में च छ या श शलगम वाला हो तो विसर्ग को भी श हो जाता है। च या छ होगा तब भी, और श शलगम का होगा तब भी। यानी यहाँ पे देखिए कह प्लस चित, अब इस विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च, यहाँ पे च आ गया तो इस विसर्ग को श हो गया, यहाँ पे एक शलगम वाला श हो गया। और यदि ट ठ या श षटकोण वाला है तो विसर्ग को श षटकोण वाला हो जाता है। जैसे रामः प्लस षष्ठ, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श षटकोण वाला आ गया, तो यहाँ पर भी इस विसर्ग को भी क्या हो जाता है? श षटकोण वाला हो जाता है और रामश्ष्ठ बन जाता है। और यदि क त थ स हो, स सपेरे वाला हो, तो विसर्ग को स सपेरे वाला हो जाता है। कैसे? नमः प्लस कार, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क है, तो क के कारण इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? स सपेरे वाला हो जाएगा, तो नमः प्लस कार, तो नमस्कार हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखें? एक ही तरीका है इसका कि च ट और त ये लगातार ऐसे आते हैं, पहले च की लाइन आती है, फिर ट की लाइन आती है, फिर त की लाइन आती है। उसी तरह से श भी तीनों लगातार आते हैं, पहले से शलगम का आएगा, फिर से षटकोण का आएगा, और फिर से सपेरे का आएगा। तो जैसे जैसे हमारी लाइन आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें इस श को भी आगे बढ़ाना है। यानी च छ आता है तो श शलगम वाला यूज करना है, ट ठ आता है तो हमें से षटकोण वाला यूज करना है, त थ या फिर क आता है तो से सपेरे का यूज करना है। और यदि श के बाद में विसर्ग के बाद में श शलगम वाला आता है तो श है ही, ऑटोमेटिक है, ये जैसा है वैसा ही करना ही है। जैसे यहाँ पे है ये लिखा हुआ बाला प्लस सरति, तो यहाँ पे स आ गया, स का कारण इस विसर्ग को भी स सपेरे वाला ही हो जाएगा, और बालस सरति। इस प्रकार से हमारी ये हो जाती है सत्व संधि। आपको कैसा लगा आप इस बात को जरूर बताएं। धन्यवाद।